नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। एक थोड़ा सा मेरा ब्रेक हो गया था और आप लोगों की जो सेट है वो कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं हम लोग उसी सिलसिले को जिसको हम लोगों ने शुरू किया था। सेट नंबर 16 आपके लिए लेकर के हम हाजिर हैं। और जिस सेट नंबर 16 का हम लोग आज बात करेंगे उसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले जो आपको कुछ करंट का पोर्शन रहता है, फिर उसके बाद आपको कुछ इंग्लिश का पोर्शन रहता है, फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी और आ, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन रहता है। तो उसको लेकर के हम सब हाजिर हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का आपके लिए जैसा कि मुहिम चला रही है। अगर आप भी नए हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप ऊंची उड़ान के साथ जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल भी है इसका, ऊंची उड़ान आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन सेट लगाना चाहते हैं, बिहार के कई जगहों पर ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री में। और आप अगर इसके लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया गया होगा, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कमेंट अच्छी लगती है तो हमें उसे पढ़ करके अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कुछ कुछ कमेंट अच्छे करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम बेहतर काम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 16। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है वो किसके वो जो है कौन सी पहल शुरू की है। आपको ऑप्शन दे रहा है अपना घर, ऊर्जा घर, हरित गृह या क्या नाम है अपना घर या फिर स्वच्छ ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? अपना घर। याद रख लिया, अपना घर जो है इसको शुरुआत किया गया है, जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनके द्वारा ये किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात किया जाए कि ये जो अपना घर शुरू किया गया इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका एक साफ साफ उद्देश्य ये है कि जो राजमार्ग है, जो राजमार्ग है उस राजमार्ग पर ट्रक ड्राइवर है ना, याद रखिएगा, ट्रक ड्राइवर है, उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको, और साथ ही साथ उनके लाइफ को आरामदायक बनाया जा सके, उनका विश्राम स्थल बनाया जा सके, इसको लेकर के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक पहल शुरू किया। क्या? अपना घर। क्योंकि वो पता होगा कि जब बाहर निकल जाते हैं ट्रक ड्राइवर तो उनको बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है, तो इसी को ध्यान में रख करके ये अपना घर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये किसने? हरदीप सिंह पुरी और जो हमारे परिवहन मंत्रालय है ना, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है उसका 107वां जो देश है वो कौन सा बना है? इसका जो 107वां देश बना है वो मालदोवा बना है। कौन बना है? याद रखिएगा, 107वां देश कौन बना है? मालदोवा बना है, जो कि कब बना है? 4 अगस्त 2025 को जो है ये बना है। ये संस्था जो है भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में एक समझौता करके इसको शुरुआत किया गया साल 2015 में। तो ये शुरुआत जो हुआ है सौर संगठन का जो शुरुआत हुआ है ये कब? 2015 में जो है स्टार्ट हुआ है। कौन? इंडिया प्लस फ्रांस जो है इसने इसकी क्या किया है? शुरुआत किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? इसके जो शुभंकर का नाम है ये अशोक है। क्या है? अशोक है। आप जानते होंगे सम्राट अशोक, उनके नाम से प्रेरित होकर के इस शुभंकर को रखा गया है। अगर हम बात करेंगे इस अशोक के बारे में तो आप जान लीजिए कि ये माना जाता है कि ये जो अशोक लिया गया है टर्म्स, ये एक हमारे महान सम्राट के बारे में जिक्र होता है। और ये क्या है शुभंकर? तो ये खरगोश शुभंकर है। इस बार जो है वो खरगोश है, जो कि माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फुर्ती और गति का एक मतलब ये समझिए कि स्रोत होता है। ये माना जाता है काफ़ी गतिमान और काफ़ी फुर्तीला होता है और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो रग्बी अंडर 20 जो हुआ है चैंपियनशिप, इसका शुभंकर जो है वो खरगोश, यानी वो किससे संबंधित है? तो वो अशोक से संबंधित है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो पुरस्कार सम्मानित किया गया, जो हमारे तत्कालीन अभी आप कह सकते हैं कि जो रोड मंत्रालय, सड़क मंत्रालय जो है वह नितिन गडकरी को है, इन्हें ये सम्मानित किया गया। आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। ये 1 अगस्त 2025 को इन्हें सम्मानित किया गया। और ये राजमार्ग और पता होगा सड़क अवसंरचनाओं में बहुत बेहतर काम किए, तो उनकी उत्कृष्टता को देखते हुए ये सम्मान जो है उन्हें दिया गया है। और एक और बात जान लीजिए, ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये 1983 से एक ट्रस्ट बना हुआ है। 1983 से एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसका नाम है लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट। कौन इसको देता है? तो लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट। ये जो है यही क्या करता है कि प्रति वर्ष क्या करता है कि कुछ बेहतर जो काम कर रहे होते हैं मंत्री, उनसे संबंधित ये काम जो है पुरस्कार के तौर पे सम्मानित करता है। प्रत्यय अमृत जो है अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ये शिक्षा सचिव बने, अभी पता होगा आपको कहाँ से। तो ये बिहार के जो है मुख्य सचिव बनाए गए। इनसे पहले जो है अमृतलाल मीना थे, ठीक है, और इन्हें जो है 1 सितंबर 2025 को जो है ये पद दिया गया, 1 सितंबर 2025 को। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व स्तर पर भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वहीं पहले स्थान पर बात करेगा तो वो चीन है। 8% के आसपास भारत का योगदान है। भारत में पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजन जो हुआ है ये हुआ है असम का जो है काजीरंगा। याद रखिएगा, असम का कब? काजीरंगा। और ये कब से कब तक? तो डेट याद करिए, 18 से लेकर के 25 मई के बीच में जो है इस तरह से चारागाह वाला जो पक्षी है उसकी जनगणना जो है वो की गई है। और वहीं बात करेंगे कार्बेट का, तो आपको पता होगा कार्बेट जो है वो कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में है। वहीं बात करेंगे रणथंभौर का, तो ये राजस्थान में है। वहीं बात करेंगे गिर का, तो ये क्या है? आपको गुजरात में देखने को मिलता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी एक बनाई है, जो कि एशिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है। पूछा जा रहा है कि ये रेल मार्ग जो भारत में बनाया गया है वो किस नाम से बनाया गया, जो सबसे लंबी रेल मार्ग है? तो आंसर हो जाएगा
आपको रुद्रास्त्र, ये जो आप देख रहे होंगे ना, इसी के नाम से क्या किया, रुद्राक्ष ये नाम से ये बनाया गया। और माना जाता है कि इसकी जो लंबाई है वो 4.5 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। इसमें 7 इंजन है, याद रखिए कितने टोटल 7 इंजन है, और 354 वैगन है। जो वैगन होते हैं ना, जो डब्बे, वो टोटल कितने 354 जो है इसमें वैगन है। और एक और बात समझिए कि इसको यूपी से लेकर के झारखंड के बीच में लगभग 209 किलोमीटर में 5 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कराया गया था। यूपी से लेकर के झारखंड जो है वहाँ के बीच में डिस्टेंस कवर कराया गया था। हाल ही में विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 7 अक्टूबर, सॉरी विश्व कपास अक्टूबर, हाँ 7 अक्टूबर को जो है वो क्या होगा, विश्व कपास दिवस। ये कब से शुरू किया गया? तो ये साल 2019 से शुरू किया गया, और बाद में 2021 में जो है इसको यूएन के द्वारा क्या कर दिया, इसको आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 में वैश्विक रिपोर्ट में कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? ये रिपोर्ट जो है 3.2% जो है वह वैश्विक विकास जो है वह होने का अनुमान लगाया गया, 3.2। फिर उसके बाद अतुल कैन नॉट, ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। अतुल कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन डैश बुक एंड डैश हैज डैश हेडेक, यानी अतुल का जो है किसी बुक के बारे में दे रहा है, तो कौन सा बुक होगा, यहाँ पर आर्टिकल लगाना है, और वहाँ पे भी हेडेक के पहले भी आर्टिकल लगाना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो अगर इसके आंसर की तरफ हम चलेंगे तो आंसर हो जाएगा आपको द, यानी कि द अतुल कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन द बुक दैट हैज़ अ हेडेक, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक मतलब सर दर्द हो गया। 12 नंबर की तरफ चलेंगे तो ऑन अ फैमिली हॉलीडे माई वाइफ जस्ट लविंग विंडो, यानी लविंग विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग जो है वो उसे करना बहुत पसंद है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। माई मदर यूजली ड्राइव टू वॉक विथ फ्रेंड डैश, मतलब फिर ही डैश एलॉन ड्राइव एलॉन, मतलब एक ऑप्शन डैश देकर के आपको पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा माई मदर यूजली ड्राइव टू वर्क विद द फ्रेंड, ही नेवर ड्राइव अलोन, वो कभी अकेले ड्राइव नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको आंसर हो जाएगा सी। वहीं अगर हम क्वेश्चन बात करेंगे, कीप अवे डैश द फायर, यानी कीप अवे, यानी ऑप्शन आपसे दे रहा है कीप अवे डैश द फायर, तो आप इसको समझिए एक बात को, डैश द फायर का बात कर रहा है, कीप अवे डैश द फायर, ऑन फायर, ऑफ फायर, टू फायर या फ्रॉम फायर, यानी आपको दूर रहना, किससे? अपने आप को दूर रखना है फायर से। तो अगर आपको अपने आप को दूर रखना है तो यहाँ पर सुटेबल टर्म्स जो है, जो सुटेबल टर्म्स का हम लोग यूज़ करेंगे, वो सुटेबल टर्म्स हो जाएगा हमारा क्या? तो सुटेबल टर्म्स हो जाएगा हमारा, दिमाग में बैठाइएगा कि कीप अवे नहीं, कीप अवे ऑन फायर नहीं, ऑफ फायर नहीं, टू फायर नहीं, फ्रॉम फायर हो जाएगा, क्योंकि हमें दूर रहना चाहिए किससे? फायर से। ही कम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस, यानी कि उसे कॉम्प्लीमेंट किया गया ड्रेस के लिए, तो फॉर हिज ड्रेस या टू हर ड्रेस, ऑन हिज ड्रेस या अबाउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑन, ठीक है। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेस, ठीक है, उनके न्यू ड्रेस पर क्या किया गया? कॉम्प्लीमेंट किया गया। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सिनोनिम्स ऑफ ट्रम्प अप, ट्रम्प अप का मतलब होता है उसको दिखाना, शो ऑफ करना, ये हो जाएगा शो ऑफ। ट्रम्प अप का जो होता है वो टर्न अप का मतलब होता है शो ऑफ करना, ट्रम्प अप। एंटोनिम्स ऑफ द इंडेगल, जो इंडेगल है उसका पूछ रहा है आपको एंटोनिम्स क्या होगा, तो इंडेगल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो एस्टिएट्स एब्स्टेन, ये हो जाएगा। एब्स्टेन जो है वो इसका क्या है, कह सकते हैं एक तरह से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है। मयूर, राक्षी, दामोदर, फिर उसके बाद कंसाबती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सब रूप नाम से जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सब जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, जो कि आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल का जो भाग है वहीं से मुर्शिदाबाद एक जगह है जहाँ से गंगा जो है वो कट जाती है, गंगा ही आगे चल करके मुर्शिदाबाद से ये कट करके किस नदी पे? हुगली नदी के नाम से बह जाती है, और ये नदी पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण नदी है। और एक और बात जान लीजिए, इसकी जो कुल लंबाई है वो 260 किलोमीटर इसकी कुल क्या है? लंबाई है, याद रख लीजिएगा। तो ये कह सकते हैं एक तरह से किससे कट करके? तो गंगा से कट के बना है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत क्या है, यानी कि ऊष्मा जो आता है पृथ्वी के अंदर से वो उसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका जो मेन है रेडियो एक्टिव जो है एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और महासागरीय ज्वारिया जो है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाए जाने वाली फसल का पहचान करिए। तो उत्तरी भारत में जो रबी फसल होता है वह दिसंबर में बोई जाती है और गर्मी आने से पहले काट लिया जाता है, तो उसमें आपको गेहूँ, आपको सरसों, चना, ये सब देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा खरीफ फसल, जो कि आपको पता होगा कि बरसात के सीजन में लगाया जाता है, तो ये आपका आंसर चावल हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए, इसकी वजह से इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? आंसर आपको बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान दिवस 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि योग्य जो भूमि है वो कितना प्रतिशत है? तो कृषि योग्य भूमि ये आपको 60% हो जाएगा, यानी कि जो कृषि योग्य हम भूमि का जो अनुमान है, यानी कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है उसका अनुमान है, तो कितना हो जाएगा? आपको 60% हो जाएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या है, जरा एक मिनट रुकेंगे। हाँ चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब एक मिनट और थोड़ा जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय जल विज्ञान जो संस्थान है, जो इसकी स्थापना का अगर बात करेंगे तो दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना की गई है।
याद रखिएगा, दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना की गई है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रुड़की उत्तराखंड, आप जानते होंगे, वो जो है इसका हेडक्वार्टर है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है वह निक्षालन से होता है, क्योंकि जब मिट्टी के परत पे निक्षालन होता है तो जो सिलिका या अन्य जो पोषक तत्व होते हैं या वो तत्व होते हैं वो हट जाते हैं, रेस्ट जो आयरन और एल्युमिनियम जो होता है उसका एक कंसंट्रेशन बच जाता है। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो लोहे और एल्युमिनियम का मुख्यतः कंसंट्रेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कटीले वन से संबंधित है। तो जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन से संबंधित है वो मध्य प्रदेश है, याद करिएगा। बाकी ये अगर बात करेंगे तो ये चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये उष्णकटिबंधीय है, लेकिन ये सदाबहार वन होंगे क्योंकि ये बारिश बहुत ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल में आपको दोनों मिला करके देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और पतझड़ वन, सदाबहार वन सभी आपको देखने को मिल जाता है। मिजोरम में भी आपको वही बात हो जाता है। तो कटीले वहाँ होगा जहाँ बारिश कम होता है, तो बारिश का कुछ कम भाग जो है मध्य प्रदेश में होता है। इस वजह जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पर इस तरह का देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश में ये आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है। हॉर्स अक्षांश के रूप में उपोष्ण उच्च दाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उच्च दाब होने की वजह से जो गाड़ी वगैरह पे लदे हुए आते थे, खास करके घोड़े वगैरह या कुछ ऐसे, तो उनका स्पीड कम जाता था क्योंकि दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया जाता था कि घोड़े को वहाँ पर कुछ घोड़े को उससे फेंक दिया जाता था। तो इसकी वजह से जो है ये आपको 30 से 35 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस बात को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। चलिए, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपड़ा उद्योग मूल्यवर्धन जो है उसमें आपको पूछ रहा है कि बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो मूल्यवर्धन में जो है कपड़ा की बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो कपड़ा में ये रंगाई और परिष्करण जो होता है इसमें उद्योग मूल्यवर्धन का ये मुख्यतः हो जाता है, यहाँ से उसकी मूल्य जो है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में बहुलवादी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जैसे अभी ही चुना हुआ बिहार में आपको पता होगा, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं FPPT भी बोलते हैं या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये ब्रिटेन से लिया गया है, याद रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आया वो जीत जाता है। ऐसी प्रणाली को हम लोग बहुलवादी, या क्योंकि ये बहुत आसान होता है और कई देशों में इसको आसानी से अपना लिया जाता है, जहाँ पर कम भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को वोट डालना होता है और जीत उसी की होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट आता है। तो इस आधार पर आप इसको डी कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया और यह संविधान में राज्यों के नीति तत्व सिद्धांत के किस अनुच्छेद में आदर्श है। तो अगर इसका बात करेंगे तो ये 48A में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है कि जो है जैव विविधता अधिनियम से संबंधित ये बात करता है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपको अनुच्छेद 49 से संबंधित बात करेंगे तो जो भारत में स्मारक है, वस्तुएं हैं जो ऐतिहासिक है, उसके संरक्षण का ये बात करता है। वहीं अगर हम बात करेंगे आपको 48 का, 48 जो है वो कहा जाता है कृषि पशु जो हैं, जो जितने भी खास करके जो गाय बछड़े ये सब चीज़ है, इसका मतलब संरक्षण किया जा सके, इसे मारकाट से बचाया जा सके, इससे संबंधित बात करता है। वहीं अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 47 का, तो जो नागरिक होते हैं उनके पोषण स्तरों में, उनके जीवन स्तरों में सुधार लाने के लिए ये प्रयास किया जाता है, तो अनुच्छेद 47 आपका बात करता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान जो विधानमंडल है वह विशांतरी काल के दौरान अध्यादेश प्रख्याति करने के लिए राज्यपाल के पास सकती है। तो ऐसा जब कभी मान लीजिए कि विधानमंडल में कुछ ज़्यादा गैप हो गया, उससे संबंधित अगर अध्यादेश कोई जारी करना होगा तो यह किस आर्टिकल में संबंधित है। तो ऑप्शन आपको है आर्टिकल 212, फिर आर्टिकल 213, फिर आर्टिकल 214 और 210। तो आंसर हो जाएगा 213 के तहत जो है ये राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का एक आदेश देता है। कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा जो रिपोर्ट है मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट जो है ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। ये जो है तेज बहादुर सप्रू ये मौलिक अधिकार से संबंधित, जो कि 1929 में इसको लाया 1945 में, सॉरी 29 नहीं, सॉरी 1945 में। सकारिया आयोग रिपोर्ट जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति का बात करता है कि निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो शायद ये आंसर जो है आपका नहीं होगा। सकारिया आयोग पता होगा 1983 का मामला है ये। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का बात करेंगे तो ये साल 1928 का है, जिसको आप नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी आप जानते हैं। इसके अलावा बात करेंगे जेबी कृपलानी रिपोर्ट, ये जो है आपको जेबी कृपलानी रिपोर्ट 1955 में लाया गया था, 1955 में लाया गया था, तो ये भी उसी से संबंधित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अंतिम क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। जस्ट हम आपको बात किए थे, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष होना चाहिए। ये सकारिया आयोग बात करता है जिसमें राज्य का हस्तक्षेप और केंद्र का हस्तक्षेप नहीं हो, बल्कि एक निष्पक्ष रूप से किया जाए। ये सकारिया आयोग का बात 1983 का। वहीं फजल अली आयोग का बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का बात करता है, ये साल 1900 आपको पता होगा 53 में बनाया गया था, जिसे आप राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं। वही राजमन्नार आयोग का बात करेंगे, राजमन्नार आयोग ये तमिलनाडु से संबंधित है, साल 1969 का बात कर रहा है। ये साल 1969 में है, जो कि तमिलनाडु सरकार में ये कहा गया था कि जो राज्य का जो संबंध है उससे मतलब राज्य के संबंध में से बात का ये जिक्र करता है। तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। और मंडल आयोग आपको पता होगा कि ये आपको जो है जानते होंगे ओबीसी से रिजर्वेशन से संबंधित ये किया गया था, जिस समय नई एक सरकार बनी थी जिनका नाम आप जानते होंगे कई बार मोरारजी देसाई, उसी से संबंधित है। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। यहाँ से फिर आपको आदित्य सर आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग अभी सेट नंबर 16वां कर रहे हैं
और हम लोग 15 तक कर चुके हैं, और अभी जितना भी क्वेश्चन था 16 का वो भी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन अब इतिहास और अर्थशास्त्र के कुछ पोर्शन को हम आपके साथ ले करके चलेंगे। तो पहला प्रश्न 31वां नंबर से शुरू हो रहा है हमारा, प्रश्न जो 31वां नंबर से शुरू हो रहा है, और इसमें ये बोला जा रहा है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जो प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता था। जैन के बारे में आपको बेखूबी पता होगा, जैन धर्म जिनको 6ठी शताब्दी में एक स्वर्णकाल मानो कहा जाता हो, और उस समय में हमें देखने को मिलते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर थे। और तीर्थंकर मतलब कौन होते हैं? जो जैन के गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर की उपाधि दी जाती है। 24वें महावीर थे, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम और चतुर्थ। तो पहला सवाल ये है कि प्रथम कौन थे? तो प्रथम तो लोगों को पता होता है कि ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव थे, और चतुर्थ जो थे वो अरविंद नाथ थे, ठीक है, अरविंद, ठीक है। तो हम ये दोनों देखने को मिलते हैं। ये पूछा जा रहा है इनका जो है जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान अयोध्या था, ठीक है, इनका जन्म स्थान अयोध्या था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है एक दो चीज़ के ऊपर कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि पहले कौन थे तीर्थंकर? तो पहले महावीर थे, और 24वें जो थे हमारे पहले ऋषभ देव थे, और 24वें जो है हमारे महावीर थे, ठीक है, 23वें हमारे पारसनाथ थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? किनको देवी की उपाधि दी जाती थी? लेकिन इस सवाल में 2-3 चीज़ें छिपी हुई हैं। जो 2-3 चीज़ें हमें देखनी है वो क्या है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रारंभिक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। हमें ये पता है उत्तर वैदिक काल, और एक होता है प्रारंभिक वैदिक काल। और माना जाता है कि ये जो प्रारंभिक वैदिक काल है इसका जो तिथि रखा गया है वो 1500 से लेकर 1000 रखा गया है, 1500 से लेकर 1000 रखा गया है। और वहीं उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व रखा गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो देवी थी? तो बता दें यहाँ पे 2 नदियाँ जो थी उनको देवी कहा जाता था, एक सरस्वती, ठीक है, एक सरस्वती नदी और एक सिंधु नदी। ये दोनों नदी को देवी की उपाधि दी जाती थी। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं? अग्नि नहीं होंगे, एरिका नहीं होंगे, उषा नहीं होगा, सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती और सिंधु नदी को जो है दर्जा मिला हुआ था। किनका? सरस्वती और सिंधु नदी को दर्जा मिला हुआ था भगवान मतलब कि इनका देवी का, ठीक है, नदियों में। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांत प्रशासन का नेतृत्व करते थे? तो प्रांत प्रशासन का नेतृत्व तो ये कौन करते हैं? बता दें कि ये राजा के पुत्र किया करते थे। राजा के जो पुत्र हुआ करते थे वही प्रांत, वही किसी एक राज्य पे शासन किया करते थे, उनको एक राज्य मिल जाया करता था। जैसे कि बलबन ने अपने पुत्र बुगरा को बंगाल भेज दिया वहाँ का प्रशासन संभालने के लिए। तो ये लोग ऐसा ही काम किया करते थे कि अपने ही लोगों को वहाँ पे भेज दिया करते थे ताकि वो उस जगह का देखभाल कर सके। तो यहाँ सवाल यही पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। सवाल में जो सवाल 2 सेकंड रुकिएगा। सवाल जो है वो सवाल में ये बातें हैं क्या कि कौन सा जो है किनको आखिरकार प्रांतीय क्षेत्र मिला हुआ था? तो प्रांतीय क्षेत्र जो है वो कुमारों को मिला करता था। इन जो राजा के पुत्र होते थे उनको राजकुमार कह के पुकारते थे, ठीक है, अपने आप को राजकुमार कह के पुकारते थे। तो इस कारण से जो है यहाँ पर इनको कुमार कह के पुकारा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कुमार यही देखने को मिलता है। और हम लोग भी आम बोलचाल की भाषा में ऐसा जिक्र किया करते हैं कि हम तो कुमार हैं, हम तो राजकुमार हैं, इस तरीके का शब्द हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर कुमार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक 2 सेकेंड सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? तो बता दें सीरिया के राजा से अनुरोध तो बहुत सारी चीज़ों का किया गया था। जैसे शराब का भी अनुरोध किया गया था, जैसे उन्होंने शराब भी मांगा था, उन्होंने कंजीर भी मांगा था, उन्होंने दार्शनिक भी मांगा था अपने दरबार में, ताकि वो ये दिखा पाए कि वो कला के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं करते, बाहर के लोगों को भी यहाँ पर बुलाने का कार्य करते हैं। तो ये जो किया गया था वो बिंदुसार के द्वारा किया गया था। बिंदुसार ने ही सीरिया के राजा से अनुरोध किया था, लेकिन सीरिया के राजा ने, क्योंकि वो यूनानी कानून के खिलाफ हो जाता, इस कारण से उन्होंने सिर्फ शराब और खंजीर को भेजा था, बल्कि उन्होंने दार्शनिक यूनानी दार्शनिक को नहीं भेजा था। लेकिन अनुरोध जो है वो बिंदुसार के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखना है। अनुरोध बिंदुसार के द्वारा किया गया। बिंदुसार कौन है? आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त के ही बेटे हैं। आते हैं, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा पर सिजदा और पाबोस प्रथा का अनुसरण किया है? तो सिजदा और पाबोस प्रथा आपको पता होगा किसको कहा जाता है? सिजदा और पाबोस प्रथा पता होगा कि सिजदा और पाबोस जो बोलते हैं, सिजदा मतलब होता है किसी के सामने झुकना, पाबोस मतलब होता है पैर चूमना। ये आज भी हम लोग आमतौर पे करते हुए नजर आते हैं। तो सिजदा और पाबोस जो प्रथा है वो बलबन के द्वारा आया है, लेकिन कौन प्रथा से आया है? तो ये बता दें, ये फारसी प्रथा से हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर फारसी होगा।
बलबन के बारे में आपको बता दें 1266 से लेकर 87 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। इसी में इन्होंने फारसी प्रथा से सिजदा और पाबोस की प्रथा को आगे बढ़ाया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की है? तो बता दें मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली, पहला सवाल तो यही लिख लीजिएगा जरूर कि दिल्ली से दौलताबाद अगर कोई राजधानी को बदला है तो वो भी हमारे कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किसने नए मंत्रालय, जिसने किसान के लिए, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए काम किया है, तो वो कौन है? वो दीवान ए आमिर कोही है, ठीक है। वो दीवान ए आमिर कोही हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रथा शुरू की गई है और एक नया मंत्रालय बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो सिर्फ और सिर्फ किसान के लिए काम करेगा, इस चीज का काम कर रहे थे। आते हैं तारीख है मुबारक शाही के लेखक सरहिंदी का यह दावा है कि दिल्ली सल्तनत में राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की वंशज से है। तो देख लीजिए, अगर पूछा जाता है कि तारीख है मुबारक शाही की रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो याद रखना है यह सरहिंदी है। इन्होंने अपने किताब में जिक्र किया है कि जो हमारा सैयद वंश है वो हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं को माना जाता है कि इस्लाम के जगत के आखिरी पैगंबर थे, पैगंबर मोहम्मद। उसके बाद फिर कोई दूत नहीं आया अल्लाह की तरफ से, वही आखिरी दूत हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताए गए ताकि जनता कभी भी उनके खिलाफ विद्रोह ना करे, इसी कारण से। तो ये जो लिखा गया था वो तारीख मुबारक शाही में लिखे गए थे और ये जो बात है वो सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है और ये सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है। और बता दें सैयद वंश के जो संस्थापक हैं क्रिज खां हैं। तो ये सारा चीज आपको प्लीज अपने कॉपी में लिखना है। आंसर उसका क्या होगा? C नंबर उसका आंसर होगा। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल, प्लीज ध्यान देना, जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत आया। बता दें इनके द्वारा किताब भी लिखा गया है, उस किताब का नाम है, जरा सा बता दें, उनके द्वारा किताब लिखा गया जब वो मुगल काल में आते हैं, 6 साल यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है 6 डेज वोयाज, ठीक है। 6 डेज वोयाज मतलब क्या है? 6 दिन की समुद्री यात्रा किनके द्वारा? जीन बेसेंट ट्रेवनियर, ठीक है। यही जो थे मुगल काल में आते हैं, 6 बारी आए हैं और इन्होंने 6 डेज वोयाज करके किताब लिखा है जिसमें इन्होंने मुगल शासन में जो भी प्रशासन चल रही थी, जो भी व्यवस्था चल रही थी, जो भी हमारा समाज था, उसका वर्णन उनके द्वारा किया गया है। दक्कन की ओर से आगे वाला सवाल है, दक्कन की ओर से अकबर का पहला जो है वो सेना अभियान शहजादा मुराद और डैश के नेतृत्व में अहमदनगर भेजा गया था। तो अहमदनगर के बारे में बता दें आपको, अहमदनगर एक ऐसा चीज हमें देखने को मिलता है कि अहमदनगर के ऊपर आक्रमण करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उत्तर भारत में तो अकबर ने पूरा अपने शासनकाल को बढ़ा दिया था, लेकिन दक्षिण में अहमदनगर बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा था और ये अहमदनगर ने विजयनगर साम्राज्य को भी पतन किया था। अहमदनगर के साथ और भी कुछ संयुक्त संगठन मिल करके इस पे काम किए थे और विजयनगर साम्राज्य को भी हटा करके साम्राज्य का पूरा विस्तारीकरण किया था अहमदनगर। इसी कारण से 1593 में अकबर ने अपने साथ यहाँ से एक शहजादा मुराद के साथ साथ अब्दुल रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम को भी साथ में भेजते हैं और दक्षिण वाले क्षेत्र में आक्रमण करवाते हैं। तो ध्यान रखना है, एक तो हमारे शहजादा मुराद हैं जो सैन्य अभियान के बागडोर संभाल रहे हैं और दूसरे हमारे अब्दुल रहीम खाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल रहीम, याद रखना, अब्दुल रहीम खाना। शहजादा मुराद के साथ साथ अब्दुल रहीम खाना भी होंगे, ठीक है। आते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वाइसराय के शासनकाल में लागू किया गया था? सर बहुत इजी सवाल है, बता रहे हैं क्यों। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ये एक ऐसा नियम है जो भारत में राष्ट्रवाद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रेस को मतलब मीडिया जो आज के समय में हम कह रहे हैं, प्रेस को सच्चाई चीजें लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए उस पर रोकने का काम कर रहे हैं ताकि भारत में राष्ट्रवाद का उदय ही ना हो, कभी राष्ट्रवाद का उदय ना हो, इस कारण से लाया गया है। और ये जो अधिनियम है किसके शासनकाल में, कौन थे आखिरकार यहाँ के वाइसराय का कॉन्सेप्ट आपको पता है 1858 से हमें देखने को मिलता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह लीटन के द्वारा इसको लाया गया है और हमारे रिपन ने इसको क्या किया है? समाप्त कर दिया है। तो ये भी चीज याद रखना है, समाप्त किनके द्वारा किया गया है? रिपन के द्वारा। और लेकिन यहाँ पे सवाल सर क्या है? सवाल है किसके शासनकाल में लागू? प्लीज ध्यान देना है, सवाल है लागू में क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। यही अगर सवाल होता कि किनके समय में समाप्त किया गया है, तो समाप्त में कौन हो जाते हैं? लॉर्ड रिपन। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है लागू, तो लागू जो है हमारे लिटन के शासनकाल में किया गया है। ये बात को ध्यान रखना है प्लीज इन सारी चीजों को। इसलिए कह रहे हैं कि आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वीडियो में इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एग्जाम निकल जाए, ठीक है। इतना प्लीज कर लीजिए। आते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं भैया कि इतना कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए
जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर लाइन है कि आप सबसे पहले अपने अंदर वो चीज़ें लाइए जो आप दुनिया में लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आप उस दुनिया को इज्जत करिए, सबसे पहले आप उनसे अच्छे से बात करिए। अगर आप चाह रहे हैं कोई आपसे अच्छे से बात करे तो ये जो कथन है, ये जो फिलॉसफी है हमारे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। और बता दें महात्मा गांधी जो 1915 में भारत आ रहे हैं, जनवरी 1915 में, उनके ऊपर भी हम लोगों ने पिछले सेट के ऊपर बहुत सारे सवालों के ऊपर बात कर चुके हैं। आते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश से एक चार्टर प्राप्त किया था। तो बता दें 1498 में पुर्तगाली भारत आते हैं और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आती है और इन्होंने एक चार्टर लिया था कि हम ईस्ट इंडिया से व्यापार करने वाले एकमात्र कंपनी हैं और हम ही सिर्फ व्यापार करेंगे। और ये जो चार्टर लिए हैं वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे चार्टर प्राप्त किया था? तो वो चार्टर प्राप्त उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किया था। 1908 में खुदीराम बोस के साथ एक गाड़ी में, या मानकर की गाड़ी में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज किंग्सफोर्ड हैं, बम फेंकने में कौन शामिल थे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बता दें आपको कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और 1907 में, कॉपी में प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और 1907 में हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस दो भागों में बट जाता है, एक गरम दल और एक नरम दल, एक उदारवादी एक उग्रवादी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी एक उदारवादी, ये दो भागों में बच जाता है। और ब्रिटिश इन उग्रवादियों को पकड़ पकड़ के बहुत गंदा सजा सुनाती थी, उनको बर्फ की सीढ़ी पे लेटवा देती थी। अब मुजफ्फरपुर के जज ये सब बहुत ज्यादा करते थे। इसी कारण से खुदीराम बोस जो उग्रवादी हैं वो एक सहपाठी के साथ मिल करके मुजफ्फरपुर के जज में बम फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वो बच गए। लेकिन फिर उन दोनों को सजा मिली। खुदीराम बोस को तो फांसी लग गया मुजफ्फरपुर में और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। तो खुदीराम बोस के साथ उनके मित्र थे जिनका नाम क्या था? प्रफुल्ल चाकी था। ध्यान रखना है, प्रफुल्ल चाकी उसका राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस के प्रथम सत्र 1930 कहां आयोजित किया गया था? तो बता दे, जब भारत में साइमन आते हैं, ठीक है, जब साइमन कमीशन भारत आती है तो उसी में भीमराव अंबेडकर के मन में यह ख्याल आ चुका था कि दलितों के लिए एक अलग वर्ग होना चाहिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए। पृथक निर्वाचन आपको पता होगा, तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए। तो यहां पर भीमराव अंबेडकर के मन में, याद रखिएगा BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर के मन में ये चीजें आ रही थी, तो उन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग बनाया गया है। तो पहला सवाल, अखिल भारतीय दलित वर्ग किनके द्वारा बनाया गया है? भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बनाया गया है। और पहला जो 1930 में यह सत्र हो रहा है, ये नागपुर में हो रहा है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये नागपुर में हो रहा है पहला सत्र 1930 में, तो ये नागपुर में हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45वां नंबर सवाल हमारा कि 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बता दें कि जो हमारा बेलगाम जो ये हो रहा है 1924 में, जो हमारा कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है, ये जो कांग्रेस अधिवेशन है ये 39वां कांग्रेस अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में 1924 में जो हमारे साथ हैं, वो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, वो महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। और इनके राजनीतिक गुरु आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन अ लिबरल पार्टी टिकट, यही तो सवाल हो गया। पहले भारतीय कौन थे? सबसे पहले भारतीय जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी में चुने गए हैं, वो जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, जिन्होंने ये बताया कि हमारी जो पूंजी वो निकास की तरह, ठीक है, वो जल निकासी की तरह बह रही है। ये सिद्धांत देने वाले हमारे कौन है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो सबसे पहले इंसान है जो लिबरल पार्टी टिकट में सबसे पहले भारतीय जिनको चुना गया है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 47वां सवाल कि किस नेता ने CR फॉर्मूला दिया है? तो CR फॉर्मूला के बारे में ज़रा सा जिक्र कर दे। CR फॉर्मूला कुछ और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जब मनमुटाव था, जब चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो इस कारण से एक फॉर्मूला दिया गया था ताकि ये समझौता हो जाए। तो ये जो है हमारे राजगोपालाचारी दिए हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो सिद्धांत दिया गया है वो शरवती गोपालाचारी के द्वारा दिया गया और इसका मकसद यही है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाए। तो C गोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं? 1951 भारतीय जनसंघ की स्थापना, 1951 भारतीय जनसंघ की स्थापना, यही आगे चल करके बीजेपी बनती है, भारतीय जनता पार्टी बनती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? बहुत लोग थे, 3 लोग थे, लेकिन यहां पर ऑप्शन में देखते हैं KM मुंशी नहीं होंगे, बलदेव सिंह नहीं होंगे, मीनू मसानी नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो थोड़ा बहुत भी आइडिया रखते हैं वो इस समय आंसर गलत नहीं किए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? D नंबर इसका राइट आंसर होगा, इसका A नंबर राइट आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखना है। 49वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये वाला सवाल कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
आपके संबंधित लेखकों के साथ गलत रूप से सम्मिलित है। भैया गलत रूप से बताना है, सही रूप से नहीं बताना है। हिंद स्वराज जो लिखा गया वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ये सही है या गलत है? तो सर इतना तो पता है सर कि सही है। गीतांजलि वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, एकदम सही है सर। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं क्यों नास्तिक हूं, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है सर। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस लिखे हैं, नहीं। ये कौन लिखे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, ये JL नेहरू लिखे हैं, जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, क्योंकि पूछा गया कौन सही गलत सम्मिलित है, तो गलत सम्मिलित द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू होगा, ना कि सुभाष चंद्र बोस होंगे। ठीक है, तो C नंबर इसका राइट आंसर होगा, ध्यान देना है। आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। महात्मा फुले के द्वारा लिखित वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था पर पहली आलोचना में से क्या एक है? तो बता दे कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन है। जैसे कि पूछा जाए अगर कि 1863 में अच्छा पहले पूछ लेते हैं, आंसर पे पहले आ जाते हैं। महात्मा फुले ने जाति व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया। महात्मा फुले ने 1873 में गुलाम प्रथा के भी ऊपर क्या किया? आवाज उठाया। जाति प्रथा, जाति व्यवस्था और गुलाम प्रथा के ऊपर आवाज उठाने वाले कौन है 1873 में? वो हमारे महात्मा फुले। ओके, और ये जो किताब लिख रहे हैं ना, वो किताब का नाम है गुलामगिरी। तो देखिए गुलामगिरी किनके द्वारा लिखा गया? पहला सवाल अगर कहीं पूछ देता है एग्जाम में, तो गुलामगिरी किनके द्वारा लिखा गया भैया? तो गुलामगिरी महात्मा फुले के द्वारा लिखा गया है। कब प्रकाशित हुआ है? 1873 में हुआ है। किस विषय में है? तो जाति व्यवस्था के विषय में है और गुलाम प्रथा के विषय में है। तो ये तीन सवाल एक ही सवाल से बन रहा है। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर आप एक एक क्वेश्चन करके तैयारी कर रहे हैं फिर आप गलत है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अगर हिस्ट्री में खास करके आपको एक साथ 3-4 सवाल निकालना होगा किसी किसी सवाल में, जैसे हम आपको निकाल रहे हैं कि दे रहे हैं। इसी कारण से इसको सीरियसली लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो बता दे कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, सिंगापुर के एक रेडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था। और ये जो वर्ष है वो वर्ष है 1944, जुलाई 1944 एक्चुअल में। ठीक है, तो जुलाई 1944 में ये जो सिंगापुर रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ठीक है, आते हैं निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जानी चाहिए? मतलब क्या है समझिए कि हम लोग कब ब्याज दर के ऊपर बात कर सकते हैं कि ब्याज दर कम होनी चाहिए, साथ ही साथ हम लोग जो ब्याज दर है या जो कर है उसको हम लोग कम कब करेंगे? जब मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा अस्फीति हो जाएगी। जब मुद्रा के दाम क्या होने लगेंगे? कम होने लग जाएंगे, सामान्य के दाम कम होने लग जाएगी, तभी हम ये स्थिति करेंगे जब यहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होगी। इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर उसका राइट आंसर होगा। तो जो लोग बी किए हुए हैं वो लोग बहुत सही हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बता दे ये जो हुई है ये उत्तराखंड में हुई है। वर्तमान समय उत्तराखंड, तभी टाइम ये उत्तर प्रदेश था। उस समय जब प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1990 में हुआ था। अब बताइए क्या करें? एक सवाल है, अब सवाल पूछ देता है कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब बना था? तो 1990। कहां बना था? उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तराखंड, तभी टाइम क्या था? उत्तर प्रदेश। भैया उसका नाम क्या था? उसका नाम था GB पंत। ठीक है, सॉरी पंत हो गया, पंत, GB पंत। उस विश्वविद्यालय का नाम था GB पंत। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और कहां पर बना था? तो पंतनगर में। पंतनगर कहां है? वर्तमान समय उत्तराखंड, लेकिन तभी टाइम का उत्तर प्रदेश। ठीक है, आते हैं कौन निम्न में से कौन सा कर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? बहुत इजी सवाल है। आयकर केंद्र सरकार लगाएगी, संपदा कर निगम कर नहीं लगाएगी। ये मनोरंजन कर है जो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये तो बहुत इजी सवाल था, ये हम लोग पहले भी आई थिंक किए हुए हैं। 55वां नंबर की अधिकांशता बेरोजगारी भारत में कैसी है? तो वो संरचनात्मक आपको देखने को मिलती है। ये तो क्लास 9 का सवाल है, सच में ये तो बहुत ईजी है, हम लोगों ने पहले भी सेट में इसको किया हुआ है, तो इसमें तो किसी को गलती नहीं हुआ होगा। सिब्डी की स्थापना कब की गई? सिब्डी की स्थापना के बारे में बता दें कि सिब्डी की स्थापना क्योंकि लघु उद्योग जो कि MSME कहकर हम लोग पुकारते हैं उसके लिए किया गया है। और इसकी जो स्थापना है लगभग अप्रैल 1990 में देखने को मिलती है हमें। अप्रैल 1990 के आसपास हमें ये देखने को मिलता है इसकी स्थापना हुई है। क्यों हुई है? ताकि लघु उद्योग जो है उसको हम लोग ऋण दे पाएं, वो भी MSME जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कहीं आपको इकोनॉमिक्स में मिल ही जाता होगा MSME करके, हिंदी में भी कहीं लिखा हुआ MSME ब्रैकेट में लिखा हुआ। मतलब होता है कि जो लघु उद्योग होते हैं उनको हम लोग कुछ लोन देते हैं ताकि वो आगे जाके काम कर सके। तो ये किसके लिए किया गया? कुटीर उद्योगों के लिए नहीं, ये किया गया लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। कब बना है? अप्रैल 1990 में। तो ध्यान रखिएगा सिब्डी कब बना है? SIDBI ये बना है अप्रैल 1990 में लघु उद्योगों को पैसा देने के लिए। ठीक है, आते हैं
निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट, जहां पर ये दिखता हो कि एक संघीय बजट सबको आकर सम्मिलित हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नीति पे आलोचना भी कर सकते हैं, नीति पे आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार जो नीतियां बनाई है उसके ऊपर आलोचना कर सकते हैं। ये संघीय बजट का हमें प्रस्ताव कहाँ देखने को मिलता है? वो कटौती प्रस्ताव में देखने को मिलता है, जहां हम लोग उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का बहुत ही इजी सा सवाल था। आते हैं हिंदी की तरफ। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करिए। माली माला, माली मालिनी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, माली मालिन होता है, ठीक। नॉन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, या कोई नहीं, ठीक है, नहीं कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? माला का, माली का, मालिन होता है, ठीक है। मालिन ऐसे ही लिखा था, सी नंबर उसका राइट आंसर होगा। प्लीज थोड़ा सा हिंदी को पोर्शन को बढ़िया से देखिएगा, बहुत इजी सवाल था। वैसे विरोध शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बता दे, विरोध शब्द जो है ये किसी का भाव बता रही होती है कि आपको विरोध करना है, ये किसी का भाव व्यक्त कर रही है, इस कारण से ये क्या होगा? ये भाववाचक संज्ञा होगी। मैदान में सभा हो रही है, ये तो बहुत इजी है कि सभा कौन सी संज्ञा है? सभा अगर लगी हुई तो सारे लोग बैठे हुए, तो ये जातिवाचक भाववाचक कहां से हो जाएगा? ये तो समूहवाचक होगा, ये तो समूहवाचक होगा। आता शब्द क्या है? आता शब्द तो बहुत इजी है, ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग है, कोई भी स्त्रीलिंग नहीं किया होगा इसमें, ठीक है। तो आता शब्द जो है वो पुल्लिंग है, बड़ा इजी सवाल था और ये बड़ा अच्छा सवाल है। कलम के सिपाही किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। बता दे, कलम का जो सिपाही है वो इन्हीं के बेटे थे, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है उन्हीं के बेटे थे, जिनका नाम था अमित राय करके, ठीक है। उन्होंने अपने किताब में इस बात का जिक्र किया कि मेरे पिताजी जो हैं वो कलम के सिपाही हैं। क्यों है कलम के सिपाही? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के सच्चाई को बाहर रखने का काम किया। उन्होंने अपने कलम के जरिए जो सच्चाई है, जो समाज में जो कुरीतियां हैं, उनको लिखने का काम किया। इस कारण से वो कलम के सिपाही हैं। वो कोई और नहीं, वो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कलम के सिपाही का किसको पुकारा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? को के लिए का मतलब सिंपल होता है, जहां हम लोग किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। को या के लिए तभी टाइम लगता है, यह हमेशा संपदान कारक का चिन्ह होता है। तो आंसर संपदान कहां पे लिखा हुआ है? कर्म कारक नहीं, को के लिए किसमें आता है? संपदान के लिए आता है। थोड़ा सा जो हिंदी किए होंगे उनको पता होगा। हाथ पांव फूल जाना का मतलब क्या होता है? सही अर्थ क्या है मुहावरे का? बोलते हैं कि भैया किताब देखे हाथ पांव फूल गया। बोलते हैं पता है डॉक्टर के पास गए थे, हाथ पांव फूल गया। मतलब क्या है कि घबरा गए बहुत ज्यादा। किताब देखे, कॉपी देखे तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए, मेरा हाथ पैर फूलने लग गया। हम ऐसा कभी सबका इस्तेमाल करते हैं कि आज पता है बस से आ रहे थे, हाथ पांव फूल गया। मतलब क्या है कि हम घबरा गए बहुत ज्यादा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। कॉपी देखिए, मेरा हाथ पांव फूल गया। तो ध्यान रखना, इसमें हाथ पांव फूल गया का आंसर क्या होगा? घबरा जाना। आगे बढ़ते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जो ना में आकार य को किए वो गलत है, नायक होगा। ध्यान रखिए, इसी कारण से कहा जा रहा है हिंदी को भी नॉर्मल नहीं लेना है, नायक नायक होगा संधि विच्छेद में। आते हैं गोदान, किसकी रचना है? गोदाम की रचना में ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के खराबियों के बारे में जिक्र दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र संप्रदाय के बारे में बताया गया है। और गोदान जो है वो प्रेमचंद्र की किताब है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मतकाता अधिकाय, ऐसे शब्द जब दो बार रिपीट होते हैं, दोनों का मतलब अलग होता है, तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कनक कनक, एक बार कनक का मतलब धतूरा है, एक बार कनक का मतलब सोना है। जय हिंद प्यारे साथियों, ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मैं कवर करने वाला हूं मैथ और साइंस पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन होता है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस उपकरण के ईंधन से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो परमाणु संलयन ईंधन से संबंधित है। परमाणु संलयन, हालांकि इसके ईंधन से, हालांकि ईंधन को ये कंट्रोल करता है परमाणु संलयन में, ठीक है, ये कंट्रोल करने से संबंधित है। क्या? तो टोकामक ये एक प्रकार का मशीन है, ये इसी के परमाणु संलयन में उपयोग होता है। हाइडेल ये किस में प्रयोग होता है? तो जो जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें इसका यूज होता है। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है? तो जो कोयले से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब जमीन के अंदर जो भी उससे निकाल के हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो भूतापीय हो जाता है। फिर बात कर लें परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है, इसमें प्रोटॉन, नाभिक में तो दोनों होते हैं लेकिन प्रोटॉन होता है, ये क्रमांक संख्या दर्शाता है। क्रमांक संख्या, किसी भी तत्व का क्रमांक संख्या प्रोटॉन ही दर्शाता है। फिर बात कर लेते हैं जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी के मान, ठीक है। अगर न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण देखें तो उसमें एक फार्मूला है क्या? तो F बराबर, ठीक है, कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2, ठीक है, M2 बटे R² होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक G दिया हुआ, G उसी जी का मान पूछ रहा है। तो ये जी का मान किसने दिया था? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, लेकिन ये फार्मूला जो विकसित किए थे वो न्यूटन ने किया था, ठीक है, आइजैक न्यूटन। अगर बात करें जी का मान कितना होता है तो ये होता है 6.67 इंटू दी 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 57 से लेके 6000 के बीच होता है। 5700 से लेके 6000 के बीच होता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछ ले कोर का, सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है? तो ये 15 मिलियन के आसपास होता है, 15 मिलियन, ओके। जुड़वा विरोधाभास डॉट साथ जुड़ा होता है। तो जुड़वा विरोधाभास किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये होता है सापेक्षता का सिद्धांत।
जिसे किसने दिया था? तो ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। ओके, फिर बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल का या ग्रेफाइट का प्रयोग कर लिया जाता है, कहीं कहीं साधारण जल का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे साधारण जल भी दिया है, हालांकि इसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है ये सर्वोत्तम हमारा आंसर हो जाएगा। भारी जल रहता तो वो हो जाता, ठीक है, सबसे ज़्यादा भारी जल का प्रयोग होता है, फिर ग्रेफाइट का, और कहीं कहीं पे साधारण जल का प्रयोग हो जाता है। इसके अनुसार हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, अब देख लेते हैं स्मॉग किसका संयोजक है। स्मॉग ये होता है धुआं और कोहरा का। कोहरा में धुआं मिक्स हो जाए तो वो स्मॉग का रूप धारण कर लेता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में डॉट डॉट को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। किसकी सही स्थिति नहीं प्रदान कर सका था? तो आवर्त सारणी का अगर आविष्कार की बात करें तो किसने किया था? तो ये मेंडलीफ ने किया था, मेंडलीफ ने। ठीक है, तो आवर्त सारणी का पिता तो मेंडलीफ को कहा जाता है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ दे आधुनिक आवर्त सारणी का पिता तो मोसले थे। ठीक है, मोसले को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? हाइड्रोजन। सही ऑप्शन हाइड्रोजन। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? मतलब इसके सही जगह का पता नहीं कर पाया था उन्होंने। अब बात कर लेते हैं मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है भारत में? तो भारत में एकमात्र राज्य है केरल, केरल, जहाँ पे थोरियम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। ओके, ये बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा, खाने के सोडा, ये सब अलग अलग होते हैं। तो धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है वो ये हो जाता है Na2CO3 Na2CO3.10H2O। यहाँ पे डॉट हो जाएगा और ये छोटा हो रहेगा। ठीक है, डॉट 10H2O। अगर बात कर लें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये हो जाता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, अगर NaHCO3 ये खाने का सोडा है, ये खाने का सोडा। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कई बार फार्मूला पूछ देता है। तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। जो धोने का है वो आपको पता होना चाहिए, और खाने का सोडा ये हो जाता है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लें। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किया जाता है? तो अग्निरोधक वस्त्र पूछ रहा है। ठीक है, अग्निरोधक। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाता है। ये अग्निरोधक वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसका फार्मूला होता है Al2SO4। ठीक है, Al2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट खास करके इसका प्रयोग रंगाई वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हो जाता है मैग्नीशियम सल्फेट का, लेकिन इसका फार्मूला अगर पूछ दे तो ये होता है MgSO4, MgSO4। आगे की बात कर लें तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन। आपको पता होगा कि जो जल बना होता है OH O2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से बना होता है। अगर इन दोनों को अलग करना हो तो किस विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग? विद्युत विघटन, विद्युत अपघटन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, विद्युत विघटन, उसके प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो पर्यावरण परिवर्तन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील, हालांकि ये सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उभयचर होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, तो इनका स्किन सबसे सॉफ्ट होता है। ओके, तो ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब मौसम परिवर्तित होता है, पर्यावरण का परिवर्तन होता है, तो हालांकि कहीं कहीं इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ से विलुप्त ही हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सरीसृप वगैरह के बारे में पता ही होगा, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। स्तनपायी में हम लोग आ जाते हैं, मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं, कीट वगैरह तो पता ही होगा आप सभी को। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए तो यहाँ लहसुन, धनिया, नींबू का प्रयोग तो होगा नहीं। अक्सर हम लोग जाते हैं जब कांस्टेबल या दरोगा के दौड़ में, तो हम लोग क्या लेके जाते हैं? या तो स्पंज लेके जाएंगे, ठीक है, नहीं तो केला वगैरह लेके जाते हैं। उससे हमें क्या होता है? केला में क्या होता है ना, तो सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सब पाया जाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज ये सब पाया जाता है। ये जो हमें तत्काल ऊर्जा देता है, तत्काल में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है जो प्रोटोजोआ है। ठीक, क्या है? प्रोटोजोआ संघ का ये प्रजाति हो जाता है। एनिलिडा पता होगा, एनिलिडा कौन सा होता है? जो इसके शरीर विखंडित होते हैं, जैसे कि केंचुआ हो गया, जोंक हो गई, ये हो गया। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस, इसमें चपटे कृमि वगैरह आ जाते हैं, चपटे कृमि। ये तो पेरिफोरा है, ये समुद्री जीव होते हैं, जो हालांकि कह सकते हैं कि ये कहता है स्पंज कह सकते हैं, स्पंज इसमें शामिल होता है पोरिफेरा में। ओके, आगे की बात कर लें तो निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा हो जाता है? तो यहाँ ऑप्शन से देखें तो जो कंठीला चीटीखोर होते हैं, कंठीला चीटीखोर, ठीक है, जिसे शाही के तौर पे हम लोग जानते हैं, उसी प्रजाति का है वो भी। ठीक है, वो हो जाता है। और एक होता है डकबिल, डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस, ये भी क्या है? तो ये स्तनधारी है पर अंडा देते हैं। ये लोग अंडा देते हैं लेकिन हैं स्तनपायी। दो ही मात्र ऐसे जीव हैं जो स्तनपायी हैं और अंडा देते हैं, एक कंटीला चीटीखोर और एक डकबिल प्लेटिपस। बाकी जो है चमगादड़ जो है ये बच्चे देते हैं, ब्लू वगैरह बच्चे देते हैं, पर्डिल चीटीखोर ये भी बच्चा देता है। आगे की बात करें तो दूध का धवल रंग, जो दूध का धवल रंग होता है, दूध का धवल रंग होता है, तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ बात कर लें दूध के धवल रंग का, वो कैसिन के कारण। धवल मतलब सफेद होता है, क्या होता है? सफेद। ओके,
सफ़ेद रंग जो दूध में होता है वो किसके कारण? कैसिन के कारण होता है। और कैसिन क्या है? तो एक प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है। अगर बात करें केरोटीन, केरोटीन से क्या होता है? इससे पीलापन आता है, ओके, पीलापन आता है, ओके, पीलापन, ध्यान रखिएगा। इससे खास करके जो गाय का दूध होता है, तो गाय का दूध में पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो श्रवण से कौन सी संबंधित हो जाती है? तो जो शंख पाली है, शंख पाली जो होती है वो श्रवण से संबंधित है, सुनने से संबंधित है। हालांकि सुनते हैं, अब देखो ये श्रवण पाली कभी कभी होता है ना तो सुन हो जाता है, जैसे मतलब काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, मतलब जब मस्तिष्क हमारा विचलित होता है ज़्यादा तो उस कंडीशन में ये कम काम करता है। तो कोई हमारे सामने से बुलाता है, हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, उसमें हमारा माइंड विचलित रहता है, तो ये बढ़िया से काम नहीं करता। तो बुलाएगा, बहुत चिल्लाएगा तो अचानक हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा, तो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है बुला रहा था, हम चले जाते हैं। अग्र ललाट होता है, ये किसके लिए होता है? तो बोलने के लिए, जो हम बोल रहे हैं ना तो उसका प्रयोग इसी दिमाग से करते हैं, अग्र ललाट से, ओके। और तर्क वितर्क करना, ये सब इसमें शामिल होता है। भित्तीय पाली, अगर बात करें भित्तीय पाली का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मुख्य तौर पे जो भित्तीय पाली होता है ना तो देखने का करीब होता है, देखना जो हम लोग देखले वगैरह करते हैं, तो इससे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से, मानव की महिला की पूछ रहा है, ठीक है, मानव महिला की प्रजनन प्रणाली में नहीं है। तो गर्भनाल जो होता है, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं, तो ये तो महिला में होता है, इसमें निषेचन वाला कार्य जो होता है, निषेचन क्रिया इसी में होती है, गर्भनाल, ठीक है, जो नाल जुड़ा होता है उसमें निषेचन वाली क्रिया होती है। अंडाशय महिलाओं में होता है, इसमें अंडाणु बनते हैं, अंडाणु या अंडा कह लें, ठीक है, वहाँ पे बनते हैं। अगर बात कर लें गर्भाशय, गर्भाशय में क्या होता है? तो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, बच्चा का विकास एक तरह से कहें तो गर्भाशय में होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो गर्भनाल होता है ना वहाँ पे निषेचन होता है, केवल निषेचन होगा, निषेचन करके जाइगोट बन जाएगा, लेकिन फिर वो डगर के चला जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, वहाँ पे 9 महीना तक बढ़िया से भ्रूण का विकास होगा और अंततः बच्चे का जन्म होता है। और फिर बात करें शुक्रवाहिनी, ये किसमें होता है? ये पुरुषों का जो होता है वो होता है, ठीक है, उसका जो नलिकाएं होती हैं शुक्राणु ले जाने वाली, उसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। फिर बात करें पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? ओके, पैनक्रियाज, ओके, पैनक्रियाज की इनकी कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं। तो देखिएगा जो आइलैंड्स ऑफ लैंगर-हैंक्सन है, इसमें अंतःस्रावी जो हार्मोन्स होते हैं, अंतःस्रावी हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। ये यहाँ पे ये जो होती है पैनक्रियाज ना, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। लेकिन इसमें जो आइलैंड्स ऑफ लैंगर्स होता है, इसमें होते हैं अल्फा बीटा वगैरह नाम के जो होते हैं कोशिकाएं, ठीक है। तो उसमें जो बीटा कोशिका होता है, बीटा कोशिका उसमें से स्रावित होता है क्या? तो इंसुलिन स्रावित होता है। जो मधुमेह, देखो जब कम मात्रा में इंसुलिन स्रावित होगा ना तो मधुमेह हमारे शरीर में, हालांकि डायबिटीज का हम लोग शिकार हो जाएंगे। डायबिटीज जो होती है इंसुलिन की कमी के कारण होती है, और जो इंसुलिन स्रावित होता है वो इसी आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से बीटा कोशिका से होता है, बीटा कोशिका से होता है। थाइमस तो पता ही होगा, थाइमस यहाँ पे एक अंतःस्रावी ग्रंथि रहती है सीने पे। कार्पस एपिडिडाइमिस ये जो होता है ना, ये जो पुरुष के वृषण होते हैं उसके ऊपरी भाग पे रहता है, और यहीं पे शुक्राणु का वगैरह का निर्माण और परिपक्व वगैरह होते हैं। निर्माण तो हालांकि जो होता है, जो उसका पेस्ट में क्या बोलते हैं उसको, पुरुष का जो जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं वो अंदरूनी भाग में बनते हैं, लेकिन ऊपर आके वो परिपक्व होते हैं, वो यही जगह है, एपिडिडाइमिस है, वहीं पे वो परिपक्व होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन तो महिला में पाए जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, महिला में पाए जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो अश्रु ग्रंथि जाहिर सी बात है आंख में होगी, ठीक है, नेत्र गुहा में होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब रोते हैं ना तो अश्रु ग्रंथियाँ बाहर की तरफ भी खुलती हैं, कुछ अंदर की तरफ, नाक की तरफ भी खुलती हैं, जिसके चलते रोते वक्त आंसू से भी आंख से भी पानी गिरता है और नाक से भी पानी गिरता है, तो दोनों साइड में होते हैं नेत्र गुहा। तो ये आंख में ही होते हैं। हथेली में इस टाइप का कोई ग्रंथि नहीं होता है। मुख गुहा में तो लार ग्रंथियाँ होती हैं, आप लोगों को पता होगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितना? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। पेट में तो HCl होता है, HCl, पेट में HCl होता है। फिर बात कर लें बर्मीफार्म अपेंडिक्स। बर्मीफार्म अपेंडिक्स जो है ये एक है, ये क्या है? तो पहले मानव जाति में अपेंडिक्स पाया जाता था, एक तरह से शुरुआती मानव जो हुआ करते थे उसमें पूंछ टाइप का एक हुआ करता था, अपेंडिक्स जिसको बोलते थे। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो वो क्या था? वो एक अवशेषी अंग था, मतलब प्रयोग में नहीं लाया जाने वाला अवशेषी अंग, ठीक है, अवशेषी अंग हुआ करता था। आगे की बात कर लें तो आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहान्स मेंडल, इनको क्या कहते हैं? तो आधुनिक जनक का पिता कहते हैं। ओके, चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये क्या दिए थे? विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अब यहाँ पे कौन नाम आया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम बहुत फेमस है किसके लिए? तो पेनिसिलिन की खोज के लिए। पेनिसिलिन की खोज के लिए इनका नाम फेमस है।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। फिर बात कर लें कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है, तो कंप्यूटर साक्षर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षर दिवस 2 तारीख को मनाया जाता है। ओके, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस। इसी दिन गोवा मुक्ति हुआ था, गोवा की मुक्ति हुई थी पुर्तगालियों से, तो इसीलिए गोवा को 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 92 नंबर और हो गया हमारा 93 नंबर। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि 3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण होता है जिसका माप क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर होता है। तो सभी विभिन्न मात्राओं को सटीक रूप से मापने के लिए आवश्यक सबसे बड़ा माप क्या हो जाएगा, तो ये एचसीएफ हम तीनों अंकों का निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका होता है कि चारों में से सबसे बड़ा अंक उठाइए और काट के देखिए कि उससे तीनों कट जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो 41 उठाएंगे पहले तो नहीं कटेगा, 32 से भी नहीं कटेगा, 31 से कट जाएगा और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एक व्यापारी, क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, कितना अधिक मूल्य अंकित करता है, 26%। मान लीजिए 100 का वस्तु है तो उस पर 126 अंकित कर दिया और उस पर 13% छूट दे दिया, 13% छूट दे दिया, यानी कि 13% छूट दे दिया। ठीक है, 13%, तो 13 कर देंगे तो 87 है ना, 87 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, सॉल्व कीजिएगा तो 100 से जितना अधिक होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 100 से अधिक यही होगा, 9.62 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 100 से जितना अधिक आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो इतना ही अधिक आएगा, 9.62। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साड़ी बेचने वाले किसी दुकानदार पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। 3 साड़ी खरीदने पे 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं, टोटल 5 साड़ियों की संख्या कितना हो जाती है, 5, और हमें मुफ्त में कितना मिल रहा है, तो 2, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100, 5 20 बार में और 20 दूनी 40% क्या हो जाता है, हमारा सही आंसर हो जाता है। और ये पहले भी आया हुआ है। ठीक है, पहले भी आया हुआ है। आगे बात कर लें। अब देखो थोड़ा सा ये है बड़ा इजी क्वेश्चन लेकिन बड़ा सा दिख रहा है ना। सुरेश 80,000 रुपये प्रति वर्ष 24% साधारण ब्याज पर उधार लेता है और रमेश 91,000 रुपया प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। कितने वर्षों में उनकी ऋण राशि बराबर हो जाएगी। ऋण राशि को बराबर करना है तो बराबर पे ही रख के, इनका फार्मूला पे ही रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ राशि की बात कर रही है, बराबर होने की राशि, यानी मिश्रधन साथ में रहेगा और ब्याज तो ही आगे चल के ये बराबर होंगे, केवल ब्याज की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, फार्मूला इसका क्या होता है, P प्लस मिश्रधन का फार्मूला P प्लस P इंटू आर इंटू टी बटे 100 इक्वल टू, इधर भी वही सेम करेंगे, P प्लस P इंटू आर इंटू टी बटे 100 है ना। अब इस पे अंकों को रख देंगे, पहला वाला पहले रख देते हैं, P यानी कि मूलधन कितना है, 80,000 रुपया है, 80,000, और उसके बाद प्लस P इंटू आर इंटू टी, 80,000, ब्याज साधारण ब्याज कितना है, 24%, और हमें क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना है, T बटे 100। सेम ऐसे ही रख देंगे इधर, क्या, तो 91,000, ठीक है, प्लस 91,000, समय कितना है तो 20%, मतलब 20% क्या है तो ब्याज, इंटू टी बटे 100 है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 11। कट करिएगा, थोड़ा समय लगेगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आसान है। यहाँ से कट कीजिएगा तो हमारा टी का वैल्यू निकल के चले आएगा 11 और वही हमारा सही ऑप्शन होगा। फिर आगे की बात कर लेते हैं। तो गोपाल 4,000 निकालने के लिए क्या कर रहा है, तो गोपाल 4,000 निकालने के लिए एक बैंक गया, उसने कैशियर से 50 और 100 के नोट में ही क्या बोला, 100 के नोट में ही देने को कहा। तो गोपाल को कुल मिलाकर 50 नोट मिले, उसे 50 रुपये की कितनी नोट मिली। कहने का मतलब है कि गोपाल 4,000 रुपये लेने बैंक गया तो बैंक वाले से बोला कि भैया हमको 100 का और 50 का नोट दे दो, लेकिन टोटल मिला के 50 ही होना चाहिए। तो उसमें 50 का कितना नोट था वो पूछ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर 50 की नोटों की संख्या x मान लें और 100 की नोटों की संख्या y मान लें, तो दोनों की x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, नोटों की संख्या 50 हो जाएगी। ठीक है, 50। अब देखो 50 के नोटों की संख्या x है तो उसे 50x प्लस 100 के नोटों की संख्या y है तो उसे 100y कर देंगे और टोटल कितना हो जा रहा है, 4,000 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब 50 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 50 को कॉमन ले लें तो x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, और इधर 4,000 तो है ये है 4,000। अब 50 से इसको काट देते हैं, 50 एक जीरो से एक जीरो कटे, 5 से 8 बार में, यानी कि 80 हो गया। तो हमारा x प्लस 2y का वैल्यू 80 आ रहा है ना। और देखो x प्लस y कितना है, 50 है, तो x
प्लस वाई बराबर 50, यही है। अब इसको घटा देते हैं, x में से x जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, 2y में से एक y निकल जाएगा तो बचेगा कितना y, और 80 में से 50 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो y का वैल्यू तो आ गया हमारा 30, जो क्या है 100 के नोटों की संख्या दर्शा रहा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है 50 के नोटों की संख्या। अगर 100 के नोटों की संख्या पूछता तो 30 तो हमारा सही आंसर हो जाता, लेकिन 50 पूछ रहा है तो x और y दोनों मिलकर 50 हो रहा है, तो 50 में से 30 घटा दिए तो हमारा सही आंसर कितना आ गया 20 आ गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। फिर आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो, है ना। वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 0 0 0 0, यही हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम, यही हो जाएगा एलसीएम। अब जो एलसीएम आएगा ठीक है उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसी से एलसीएम डिवाइड जो हो जाएगा जितने से पूरे तरीके से, हालांकि दशमलव वाला अंक छोड़ के, उसमें एक प्लस और कर देंगे जितने से डिवाइड होगा। मान लो जैसे 11 से डिवाइड हो गया, ठीक है 11 से ये डिवाइड हो गया, उसके बाद दशमलव में कुछ अंक आया तो हम क्या करेंगे इसमें +1 कर लेंगे, 12 कर लेंगे। अब देखो 12 और जो एलसीएम आया है 12 गुणे एलसीएम गुणा कर देंगे, अब प्लस 13 जोड़ देंगे, 13 क्योंकि 13 शेष बचना ही चाहिए, 13 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा, ओके आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा कितना 10,093। बहुत ईजी है। ठीक है आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 10,000 पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। कितने वर्ष का 3 वर्ष का। ठीक है यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो एक फार्मूला पे बैठा दीजिएगा सीधे। क्या तो देखिए यहाँ 3 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, यही है 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का दे तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, डी क्या है तो डिफरेंट है, कितने वर्ष का तो 3 वर्ष का है ना। डी मतलब सॉरी डी क्या बता रहा है मैं, ये हो जाएगा अंतर, किसका अंतर डिफरेंस अंतर, तो ब्याज में जो अंतर है उसकी बात हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 क्यू कर दीजिएगा, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा कि जो दर दिया हुआ है दर वो होता है जो भी वो r² कर देंगे। उसके बाद 300 प्लस r कर दीजिएगा, और इस पे रख देने पे अंतर आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है यहाँ पी तो रहेगा ही मूलधन, पी बराबर डी² क्या है तो ब्याज में अंतर जो है वो है, और यहाँ पे 100 का क्यू यानी 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे, फिर r² जो 3% है तो 3 3 के 9 यहाँ पे कर देंगे, और फिर 300 में वही r जोड़ देंगे तो 303 ये हो जाएगा। ठीक है और सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, करके दिखा देते हैं। ठीक है पी बराबर यानी कि 10,000 है, 10,000 बराबर डिफरेंट कितना दिया है तो बीच का अंतर ही तो ज्ञात करना है, अंतर नहीं दिया है। ठीक है तो डी इंटू 100 बटे r² यानी कि 3% है तो 3 3 के 9 हो जाएगा। अब फिर से 300 प्लस r करना है तो 300 r कितना है 3 तो 303 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो देख लीजिए, हाँ क्या हो गया 3 0 से 3 0 इधर का कट ही, और क्या हो गया 9 3 27 हो गया, 0 है तो 27 लिखिए, 9 3 27 ये हो गया ना। 300 से 9 बार में गुणा करेंगे तो 27 और 27 आ जाएगा। अब ऊपर तो कितना दिया है 100 डी तो दिया है, मतलब 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ पे, ठीक है तो 100 डी दिया हुआ। ठीक है कितना हो जाएगा 27 दशमलव इतना हो जाएगा, 27.27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 27.27 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके यहाँ हम क्या छोड़ रहे हैं, एक 0 यहाँ बच रहा है। अच्छा यहाँ 10,000 हमको लिखना चाहिए था, वही छूट गया है। ओके वही छूट गया था, तो 4 0 से 4 0 बट गया, और यहाँ से गुणा कर लिए तो ये आ गया। और फिर डी का वैल्यू करने के लिए 100 से इसमें भाग देंगे, तो 100 से भाग देने का सीधा मतलब है अगर 10 से भाग देना हो तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और 100 से भाग देना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1000 से भाग देना हो तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो ये सीधा सा आंसर हमारा आ जाता है। फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात कितना है तो 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु इतना थी, वर्तमान में क्या है 6x है 7x है। 15 वर्ष पहले तो -15 कर देंगे, ठीक है -15 15 वर्ष पहले कितना थी तो 9/11 थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है 11 छक्के 66 x और 15 एक कम में 15 16 165 इधर आ जाएगा। इधर देख लेते हैं 7 9 7 63 x और माइनस कितना हो जाएगा 15 9 135 हो गया। ठीक है अब इस 63 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x बचेगा, मतलब 66x में से हम क्या करेंगे तो 63x घटाएंगे तो 3x बचेगा, और फिर इधर ये लाएंगे। ठीक है तो प्लस में आ जाएगा, और 165 में से 35 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है 30,
अब x का वैल्यू निकालने के लिए 3 से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और शुरुआत में क्या पूछा हुआ है, ठीक है, वो यही पूछा है महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु यानी कि शुरुआत की जो आयु है वो 6 संबंधी 7 है, जो 6 है वो महेंद्र की आयु है, तो 6 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 10 में 60, 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 हमारा आंसर आ जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ओके, इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त हुआ है। और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।